साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज में आज पार्ट 2 में बात करेंगे। चैप्टर हमारा सेम बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर है। बेसिक कॉन्सेप्ट के पार्ट 2 में हम आज क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कथन और कारण का क्वेश्चन है। एक वाक्य कथन में लिखा हुआ है, दूसरा वाक्य कारण में लिखा हुआ है। दोनों को पढ़ना है और फिर देखना है कि दोनों वाक्य सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या नहीं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन एनआईपी मतलब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल पाइपलाइन सरकार द्वारा वर्ष 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। कारण है राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना है। ढांचागत का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल, ठीक है, बेसिक, जिसको हम संरचनात्मक भी बोलते हैं। तो कथन में लिखे हुए वाक्य को जब हम ध्यान से देखेंगे, ये आपके करंट इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है ये सरकार द्वारा वर्ष 2020-25 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। ये कथन गलत है, क्योंकि वास्तव में यह एक ऐसी योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में देखिए, इस पर नहीं आ रहा है, वर्ष 2015 में यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी और इस योजना का उद्देश्य था वर्ष 2020 से 25 के बीच में, यानी कि वर्ष 2020 से 25 के बीच में सरकार एक नया जो प्रोजेक्ट लेकर के आई है, उसमें 2020 से 25 के इन 5 वर्षों के बीच में एनआईपी प्रोजेक्ट तैयार करना है। एनआईपी प्रोजेक्ट क्या है? इसमें देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत क्षेत्र है, उसको डेवलप करने पर सरकार ने फोकस किया है और यह योजना शुरू हुई है 2015 में। और इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य, यानी कि जो इसकी अवधि है, जो इसमें 2020-30 दी गई है, यह गलत है। सही अवधि या सही आंसर होगा 2020-25 की अवधि के लिए। तो योजना आरंभ करने का समय 2015 और योजना आरंभ करने की अवधि के लिए दिया गया समय, यानी कि कितने वर्षों में यह योजना कंप्लीट कर ली जाएगी, वह समय 2020 से 25 है। यानी कि कथन गलत है। कथन गलत है। तो इसमें सबसे पहले देखिए वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए असत्य लिखा हुआ है। डी वाले में लिखा हुआ है ए असत्य है, लेकिन रुकिए पहले आर यानी कि कारण को भी देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है? राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान कराना है। यह बिल्कुल सही है। सभी को ढांचागत समान सुविधा, यानी कि जो देश की संरचना है, जिसमें कि संरचनात्मक विकास आता है, मूलभूत संरचना, लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश की जो कोर स्ट्रक्चर है, उस पर सरकार ने ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये सभी के लिए समान सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य है से शुरू की गई है। तो कुल मिलाकर के इसमें कथन गलत है और कारण सही है। आंसर होगा हमारा डी, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। 2 पॉइंट नोट कीजिए। मैंने जैसे कि आपको बताया, ये केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं है। इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम हमारे जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है या जो पॉइंट हैं, इन्हें करंट इकोनॉमी से रिलेट करके आने वाले समय के लिए आपके नए क्वेश्चन तैयार कराएंगे और बहुत ही बेनिफिशियरी होगा ये आपके लिए। आप जो भी एग्जाम देंगे कंपटीशन का, नेचुरली उसमें इकोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये करंट जो है अपडेट, इसको उसमें ऐड कर सकते हैं। नए क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट नोट कीजिए कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चरल पाइपलाइन प्रोजेक्ट वर्ष 2015 में आरंभ किया गया। और दूसरा फैक्ट नोट कीजिए कि इसके पूरे होने की अवधि 2020-25 निर्धारित की गई है। ठीक है, आंसर मिल गया हमें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रबल होती हैं? मैंने आपको बताया जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वे क्या होती हैं, यानी कि क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है, क्रियाएं मतलब एक्टिविटीज, ऐसा कोई भी कार्य जिसके बदले धन प्राप्ति हो। धन प्राप्ति के लिए किया गया प्रत्येक कार्य आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा, और ऐसे सभी कार्य जिनसे धन की प्राप्ति नहीं होती वे अनार्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं 3 क्षेत्रों में की जाती हैं। हमारे देश में आर्थिक क्रियाओं को करने से संबंधित 3 क्षेत्र हैं, या हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है? कृषि से है। द्वितीयक क्षेत्र का संबंध उद्योग यानी कि निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र से है, और तृतीयक क्षेत्र का संबंध सेवाओं से है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, इन्हीं को मिलाकर के बनती है अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था के इन्हीं क्षेत्रों में हम क्या करते हैं? आर्थिक क्रियाएं करते हैं। आप प्रश्न पूछा है इनमें से कौन से प्रकार की आर्थिक गतिविधियां ग्रामीण बस्तियों में की जाती है? तो चलिए देखते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थक। जाहिर सी बात है कि ग्रामीण बस्तियों का संबंध या ग्रामीण क्षेत्रों का संबंध और इनका मुख्य जो कार्य होता है जहां से धन अर्जन करते हैं वो कृषि से संबंधित है। तो आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। इसमें कृषि के अलावा और भी चीजें आ जाती हैं जिन्हें हम संबंधित क्षेत्र या अलाइड सेक्टर कहते हैं, जैसे पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, जैसे फिशिंग का काम है, जैसे मधुमक्खी पालन है। ऐसे कोई भी रोजगार या धन प्राप्त करने के स्रोत जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, वे सभी प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्राप्ति और धन प्राप्ति के लिए अधिकांश लोग इन्हीं पर निर्भर हैं। किसी भी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र इसी आधार पर ही कहा जाता है जब उस क्षेत्र में जो वर्कशील पॉपुलेशन है, कार्यशील जनसंख्या है, उसका कम से कम 75% या इससे अधिक भाग गैर कृषि कार्यों में 75% भाग कृषि कार्यों में लगा रहता है। यानी कि कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में जब अधिकांश वर्किंग पॉपुलेशन काम कर रही होती है, इसी आधार पर उसको ग्रामीण क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है। तो आंसर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये चीज आप समझ सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाता है? बेसिकली इसमें निर्माण और विनिर्माण, कंस्ट्रक्शंस एंड मैन्युफैक्चरिंग आ जाते हैं। सेवा क्षेत्र में क्या आ जाता है? जैसे परिवहन यानी कि टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा इसमें आपका AI भी इसी में आ जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो जितने भी बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, शेयर मार्केट, दे आर पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? अभी मैंने बताया अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के इन तीनों क्षेत्रों में प्रति वर्ष जो उत्पादन होता है जिसको हम बोलते हैं आउटपुट, यानी कि टोटल आउटपुट, ये टोटल आउटपुट ही GDP होता है। यानी कि किसी भी कंट्री का जो GDP है वो क्या है? किसी देश की अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में जो टोटल आउटपुट होता है, कुल अंतिम उत्पादन होता है, उसी को हम देश का GDP कहते हैं। और इन GDP में तीनों क्षेत्रों की जो ग्रोथ है वो अलग अलग दिखाई जाती है। प्रश्न पूछा है कि पिछले 10 वर्षों में अर्थव्यवस्था के इन 3 क्षेत्रों में किस क्षेत्र का विकास सबसे तेजी से हुआ है?
प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र एवं खनन क्षेत्र। ये खनन क्षेत्र आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था का कोई क्षेत्र नहीं है बल्कि ये इन्हीं में शामिल है। तो आंसर इसमें क्या होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटा अगर देखें तो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में की जो जीडीपी है इसमें तृतीयक क्षेत्र का योगदान लगभग 53% है, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान लगभग 28 से 29% है और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 18 से 19% है। यानी कि जो देश का जीडीपी है, जो कुल उत्पादन आ रहा है देश में, प्रति वर्ष होने वाले उत्पादन को यहाँ देखा जा रहा है और हमारा वित्त वर्ष है 1 अप्रैल से 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये इंडिया का फाइनेंस ईयर है। तो इस अवधि में जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी हुई है पिछले 10 वर्षों में, ये आपसे बेसिकली यहाँ पूछा जा रहा है। तो वर्तमान आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा विकास सेवा क्षेत्र का हुआ है और सेवा क्षेत्र आता है तृतीय क्षेत्र में। आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत के पिछले पिछले दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विकास हुआ है जो वो तृतीय क्षेत्र में हुआ है। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास हो चुका है, बहुत डिटेल्स में आपको बताएंगे जब एग्रीकल्चर और राष्ट्रीय आय चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये वर्तमान जो डेटा है इनको आप नोट कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, वर्तमान मतलब 2023 के आंकड़े आपको बता रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, द्वितीय क्षेत्र का योगदान और तृतीय क्षेत्र का योगदान। सबसे ज्यादा योगदान किसका? तृतीय क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कौन कौन से तृतीय क्षेत्रों में सम्मिलित है? हम लोग अभी बेसिक कॉन्सेप्ट के चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में यही आता है कि भारत की जो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक तरह से तो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में ये जो क्वेश्चन है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके तृतीय क्षेत्र दिमाग में बिठा लीजिए, सेवाएं, सर्विस सेक्टर, तृतीय क्षेत्रों में सम्मिलित हैं कौन कौन से इनमें से? कूट के आधार पर उत्तर चुनना है। 3 पॉइंट है आपके पास, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तृतीय क्षेत्र में बेसिकली वो क्षेत्र संबंधित होते हैं जो विजुअल नहीं होते, जैसे द्वितीय क्षेत्र में जो सामान बन रहा है उद्योगों में वो दिखाई देता है, प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है वो भी दिखाई देता है, लेकिन तृतीय क्षेत्र में जो उत्पादन होता है वो दिखाई नहीं देता क्योंकि यह सेवाओं से संबंधित है और सेवाएं अदृश्य होती हैं, इसीलिए तृतीय क्षेत्र को हम अदृश्य क्षेत्र या इनविजिबल सेक्टर भी कहते हैं। पहला है व्यापार और परिवहन। मैंने पीछे आपको बताया बार बार, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, ये तृतीय क्षेत्र में आता है। क्या व्यापार भी आता है? बिल्कुल आता है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा होता है व्यापार यानी कि ट्रेड। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड ट्रेड इज द पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो उत्पादन होता है वह द्वितीय क्षेत्र में होता है, लेकिन उसका जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, क्रय विक्रय होता है, जैसे हम ट्रेड कहते हैं, ये तृतीय क्षेत्र का पार्ट है। तो व्यापार और परिवहन ये दोनों ही तृतीय क्षेत्र में आएंगे। पहला वाला सही है, लेकिन कूट है तो दूसरा भी देखना पड़ेगा। वित्त और वास्तविक स्थावर संपदा, वित्त के बारे में मैंने आपको बताया, बैंकिंग सेक्टर ये हमारा सेकेंडरी पार्ट का हिस्सा है, टर्शरी सेक्टर यानी कि तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। और इसके अलावा हमारा शेयर मार्केट भी, वित्त जो है एक्चुअली इसे 2 हिस्से में हम बांटते हैं। वित्त बाजार या वित्तीय क्षेत्र वह होता है जहां से वित्त की प्राप्ति होती है या जहां वित्त का, फाइनेंस का लेन देन होता है, पूंजी का लेन देन होता है। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार, और मुद्रा बाजार का संबंध किससे है? बैंकिंग सेक्टर से, और इसका कंट्रोल किसके पास होता है? आरबीआई के पास। ठीक है, तो जो हमारा बैंक होते हैं या बैंकिंग सेक्टर होता है, इस बैंकिंग सेक्टर को हम कहाँ रखते हैं? मुद्रा बाजार के अंतर्गत रखते हैं। क्यों इसे मुद्रा बाजार कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, और इसका नियंत्रण होता है आरबीआई के पास।
दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है शेयर मार्केट। दूसरा होता है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के अंतर्गत जो भी लेन देन होता है उसे हम कहते हैं पूंजी बाजार। और पूंजी बाजार को रेगुलेट करने के लिए, पूंजी बाजार को प्रबंधित करने के लिए हमारी जो अथॉरिटी है उसका नाम है, पूंजी बाजार को रेगुलेट करने के लिए जो अथॉरिटी है उसका नाम है सेबी। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आरबीआई बैंकिंग सेक्टर यानी कि मुद्रा बाजार को रेगुलेट करता है और सेबी शेयर मार्केट यानी कि पूंजी बाजार को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है। और ये दोनों ही किस में आते हैं? वित्त क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि इन दोनों से ही क्या होता है? वित्त की प्राप्ति होती है, चाहे मुद्रा हो या पूंजी हो, वित्त की प्राप्ति होती है। इसके बारे में डिटेल्स हम चैप्टर में जानेंगे। तो वित्त तो हो गया। अब ये वास्तविक या स्थावर संपदा क्या है? तो इसका संबंध किससे है? रियल एस्टेट से। याद रखना, कई किताबों में ये फैक्ट गलत दिया हुआ है। ये रियल एस्टेट से संबंधित है और रियल एस्टेट से संबंधित होने के कारण यह व्यापार का हिस्सा है, ये व्यापार में आता है। इसलिए रियल एस्टेट यानी कि स्थावर संपदा को भी हम किस में रखेंगे? इसको हम तृतीयक क्षेत्र में ही रखेंगे। तो पहला और दूसरा दोनों हो गए हमारे तृतीयक क्षेत्र में। तीसरा है वानिकी और मत्स्यिकी। मत्स्यिकी का मतलब होता है फिशिंग, वानिकी का मतलब होता है फॉरेस्ट्री। तो वानिकी और मत्स्यिकी इन दोनों का संबंध प्राथमिक क्षेत्र से होता है, इसलिए यह तृतीयक क्षेत्र में शामिल नहीं होंगे। एकदम स्पष्ट उत्तर आ गया। भारत में तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होने वाले जो इसमें पक्ष हैं, क्षेत्र हैं, वो है केवल 1 और 2। आंसर होगा हमारा बी, पहला और दूसरा। बहुत ही डिटेल्स में आप इसको समझने के लिए बाद में क्लास ज्वाइन करेंगे और उसमें हम बहुत डिटेल्स में आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रकों के साथ कृषि तथा सेवाएं क्रियाकलाप संबंध है? मैंने अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र बताए, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। पूछा गया है किन क्षेत्रों में कृषि यानी कि कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है और सेवाओं का संबंध किस क्षेत्र से है? बिल्कुल स्पष्ट आंसर है, क्रमशः कृषि क्षेत्र का संबंध है प्राथमिक क्षेत्र से और सेवाओं का संबंध है तृतीयक क्षेत्र से। आंसर हो जाएगा ए, कृषि प्राथमिक और सेवाएं तृतीयक। व्याख्या इसकी वही होगी जो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, यानी कि इनमें से कौन कौन से क्षेत्र सेवा क्षेत्र में सम्मिलित हैं? अब प्रश्न के उत्तर को रटना नहीं है, क्योंकि प्रश्न बार बार वही आते हैं लेकिन उस तरह से नहीं आते, उनके भाषा, उनके ऑप्शन चेंज कर दिए जाते हैं। उत्तर कभी मत रटिए, उसके उत्तरों को समझिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो सेवा क्षेत्र में सम्मिलित वही क्षेत्र होंगे जो क्या होंगे? इनविजिबल होंगे, यानी कि अदृश्य क्षेत्र होंगे। खनन एवं उत्खनन यानी कि जो माइंस एवं माइनिंग का जो सेक्टर है ये वास्तव में दृश्य है, दिखाई देता है, इसलिए यह सेवा क्षेत्र में नहीं आएगा। परिवहन और संचार, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, संचार मतलब कम्युनिकेशन, ये आपके सेवा क्षेत्र में आएंगे। क्योंकि अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे सेवा क्षेत्र में आएगा? आप तो कहते हो कि सेवा क्षेत्र दिखाई नहीं देता, बट ट्रांसपोर्ट तो दिखाई देता है। जिन चीज़ों से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो रेलवेज है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, रेल है, एयर है, अदर सेक्टर में जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज करते हैं वो सब तुमको दिखाई देता है। कम्युनिकेशन में भी क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि परिवहन को सेवा क्षेत्र में रखने के पीछे का कारण समझिए। आप जो परिवहन साधन का यूज करते, जैसे आप कार से आए या आपने कोई कैब बुक किया, तो आप कैब से आए, कैब ने आपको ऑफिस ड्रॉप किया, आपने उसको 500 रुपए दिया, वो अपनी कैब लेके चला गया, आपको अपनी गाड़ी तो नहीं दे गया ना। तो आपने वो जो 500 रुपए खर्च किए उसके बदले आपको क्या मिला वो आप नहीं दिखा सकते हैं। तो जो बदले में मिला वो सेवा है और सेवा दिखाई नहीं देती। अगर आप कार खरीदते तो ये
उद्योग में होता, क्योंकि कार देखने वाली चीज है, उसको हम देख सकते हैं, दृश्य है, और वो उद्योगों में बनाई गई है, मैन्युफैक्चर्ड है कार। लेकिन जो सेवा आपको दी कार ने वो अदृश्य है, तो परिवहन अदृश्य होगा। संचार में भी इस तरह से क्या है, आप मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल में जो प्रोग्रामिंग होती है उस पर आप जो खर्च, जितने भी ऐप्स आप यूज करते हैं या दूसरी चीजें आप जो रिचार्ज कराते हैं उस पर जो खर्च करते हैं, वो सब इसलिए करते हैं कि आप सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें, और वो जो सेवा आपको मिलती है वो दिखाई नहीं देती। तो मोबाइल का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हार्डवेयर है, वो किसका पार्ट है, वो उद्योगों का पार्ट है। लेकिन जो उसका सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है वो किस में आ जाएगा, सेवा क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर अदृश्य है, हार्डवेयर दृश्य है, इसलिए यहाँ पर संचार भी अदृश्य में आएगा। तो ये दोनों पॉइंट हमारे सेवा क्षेत्र में आएंगे। तीसरा है होटल। अब होटल में क्या, होटल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, लेकिन उस होटल में जब आप स्टे करते हो और उसका जो पेमेंट करते हो, जो बिल पे करते हो, तो खाली हाथ निकल आते हो वहां से, तो जाहिर सी बात है आपने होटल खरीदा नहीं है, आपने होटल से सेवाएं प्राप्त की हैं, और वो सेवाएं अदृश्य हैं। तो होटल भी किस में आएगा, सेवाओं में आएगा। वानिकी एवं मत्स्यिकी, मैंने पहले ही आपको बताया, एक तरफ खनन उत्खनन, ये भी सेवा क्षेत्र में नहीं है, और वानिकी और मत्स्यिकी यह भी सेवा क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि ये दृश्य हैं दोनों, इसलिए सेवा क्षेत्र में नहीं है। अब चलिए आंसर ढूंढते हैं। आंसर है 2 और 3, तो ये सेवा क्षेत्र का भाग है। राइट आंसर बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रकों में से किस एक में रोजगार का उच्चतम भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किन क्षेत्रों में से, भारत के निम्न क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में रोजगार का उच्चतम भाग है। मैंने आपको बताया कि अर्थव्यवस्था के 3 ही क्षेत्र होते हैं, और अर्थव्यवस्था के इन 3 क्षेत्रों में आप धन कमा सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्र में आप जो भी धन, यानी कि अगर हम इसको मोटा मोटा ये कहें आपको समझाने के लिए कि हम और आप जो भी धन अर्जित करते, जो भी पैसे कमाते हैं, वो इन्हीं 3 क्षेत्रों में होते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं होता। या तो वो प्राथमिक क्षेत्र से होगा, जैसे ये शिक्षा है, तो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस पर जो खर्च करते हैं, तो आपने किस क्षेत्र पर व्यय किया, सेवा क्षेत्र पर व्यय किया, ठीक है। इसी प्रकार से तृतीयक क्षेत्र है ये। इसी प्रकार से एक किसान खेतीबाड़ी से जो भी कमाता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। एक फैक्ट्री मालिक जो भी कमाता है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र से ही हम क्या करते हैं, धन का अर्जन करते हैं। अब इनमें से जो रोजगार, यानी कि रोजगार जो मिलेगा आपको और हमको, वो इन्हीं 3 में से होगा। प्रश्न पूछा है कि भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, या रोजगार के लिए जो निर्भरता है वो किस क्षेत्र पर है। अब यहाँ पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आ रहा है। अभी मैंने पीछे आपको एक फैक्ट बताया कि भारत की जो जीडीपी है या राष्ट्रीय आय हम कहें, उसमें जो तृतीयक क्षेत्र है उसका योगदान वर्तमान में सबसे ज्यादा है। लगभग 53% जो उत्पादन है या 53% का जो प्रोडक्शन है हमारी जीडीपी का, वो अकेले तृतीयक क्षेत्र से आ रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाला क्षेत्र है हमारा। उत्पादन किस में निकाला जाएगा, मुद्रा में। तो सबसे ज्यादा उत्पादन या सबसे ज्यादा योगदान राष्ट्रीय आय में देने वाला क्षेत्र वर्तमान में भारत में तृतीयक क्षेत्र बन चुका है, सेवा क्षेत्र बन चुका है। लेकिन रोजगार सबसे ज्यादा देने वाला जो क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र है। यानी कि रोजगार की दृष्टि से सबसे ज्यादा निर्भरता प्राथमिक क्षेत्र पर है। अब यहां पर जरा देखिएगा, 2 आंकड़े हम लिखेंगे, इसको समझिएगा आप, और ये देखिएगा कि वास्तव में जैसे वर्तमान आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में जो जीडीपी है
उस जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान हम यहां लिख देते हैं, दोनों चीजें लिख देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सारे आंकड़े आपको करंट के मिल रहे हैं, आप बिल्कुल डाउट ना करें। जो प्राथमिक क्षेत्र है, उस प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो कितना है? प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि से संबंधित लगभग 18 से 19% का जो उत्पादन है वो कहां से आ रहा है? प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा है। द्वितीय क्षेत्र से जो उत्पादन आ रहा है वो लगभग कितना है? 28% आ रहा है। और बचा हुआ उत्पादन कहां से आ रहा है? सेवा क्षेत्र से आ रहा है, लगभग 53%, 53%। तो देश की राष्ट्रीय आय में योगदान के संदर्भ में सबसे ज्यादा जो हमारा योगदान है वो किसका है? तृतीय क्षेत्र का है। लेकिन जब बात रोजगार की आती है तो रोजगार देने के मामले में तृतीय क्षेत्र पिछड़ जाता है। रोजगार के लिए निर्भरता सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र पर है और इसके आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 46% यानी कि 43% जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है। मैंने लास्ट वीडियो में वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में बताया था, इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा, उसकी व्याख्या आपके लिए बहुत यूजफुल है कि जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है यानी कि जो कामकाजी जनसंख्या है उसमें से लगभग 46% जनसंख्या रोजगार की दृष्टि से किस पर डिपेंड है? प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंड है, यानी कि कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। अब ये हम देख रहे हैं कि भाई अर्थव्यवस्था में उत्पादन की दृष्टि से 18 से 19% योगदान जिस क्षेत्र का है उसी क्षेत्र में रोजगार के लिए निर्भरता काफी अधिक है। तो इसीलिए तो सबसे ज्यादा छुपी हुई बेरोजगारी भी तो प्राथमिक क्षेत्र से ही है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है, आगे आएगा हमारी प्रैक्टिस में कि छुपी हुई बेरोजगारी यानी कि उत्पादन कम है लेकिन लोग रोजगार में यहाँ पर ज्यादा लगे हुए हैं। तो ज्यादा लोग लगे हैं तो उत्पादन ज्यादा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इतने ज्यादा लोग इतना कम उत्पादन कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह है इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अनावश्यक रूप से इसमें प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं जबकि उनकी सीमांत उत्पादकता 0 है। तो ऐसे लोग यानी कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रम लगा होता है और यह अतिरिक्त श्रम की जो होता है इसकी सीमांत उत्पादकता 0 होती है, मतलब इसको काम से बाहर कर दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसे अतिरिक्त लोग छुपे हुए बेरोजगार कहे जाते हैं। इन्हीं छुपे हुए बेरोजगारों को टारगेट करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में भारत सरकार ने मनरेगा योजना शुरू की है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ताकि इन लोगों की कृषि पर निर्भरता कम हो और रोजगार के दूसरे अवसर उनको स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त हो सकें। तो भारत के निम्न क्षेत्र में से किस एक में रोजगार का उच्चतम भाग है? आंसर है कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप यानी कि कृषि और उससे जुड़े हुए अन्य क्षेत्र। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसी भी अर्थव्यवस्था में परिवहन एक बड़ी भूमिका निभाता है। परिवहन के निम्नलिखित प्रकारों में से किसकी लोच सर्वाधिक है? परिवहन बड़ी भूमिका निभाता है, हम सब जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में, और लोच उच्चतम है। पहले तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, वायु, रेल, सड़क, जल, ये सब क्या है? ये सब परिवहन के साधन हैं। इनमें लोच का मतलब है जो फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो हर जगह इजीली अवेलेबल है और कनेक्टिविटी अच्छी होती है। तो सड़क की पर कनेक्टिविटी आपकी एयरपोर्ट से लेकर के सी पोर्ट तक, छोटे बाजार से लेके बड़े बाजारों तक बहुत आसानी से हो जाती है। तो आंसर होगा सड़क परिवहन की जो लोच है वो इनमें से सबसे अधिक है। लेकिन अगर लागत के आधार पर आपसे पूछा जाता कि इनमें से कौन से परिवहन की लागत सबसे कम आती है तो आंसर हो जाता जल परिवहन, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा अफोर्डेबल होता है और पर्यावरण के अनुकूल भी होता है। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी या जो लोच है उसके मामले में सड़क परिवहन इसका आंसर होगा। अब बात सड़क परिवहन की हुई है तो जाहिर सी बात है इससे जुड़े हुए दूसरी जो करंट मैटर हैं वो हम देख लेते हैं।
सड़क परिवहन से संबंधित भारत सरकार ने एक बड़ा ही अच्छी योजना शुरू की है, बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, भारत माला परियोजना। भारत माला परियोजना, भारत माला परियोजना। इस भारत माला परियोजना का जो आरंभ है वो सरकार द्वारा वर्ष 2015 में किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत माला प्रोजेक्ट शुरू किया 2015 में। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है समझिए। इस परियोजना का उद्देश्य है भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, हाईवेज हैं, इन राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थापना करना, यानी कि इनके जो स्थापना है उसमें तेजी लाना। और दूसरा उद्देश्य है जितनी भी अधूरी पड़ी हुई परियोजना हैं उन सभी अधूरी सड़क निर्माण परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना। इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए 2015 में भारत माला प्रोजेक्ट भारत सरकार ने शुरू किया है। बहुत ही लाभदायक है क्योंकि परिवहन अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। अगर किसी देश का परिवहन फास्ट होता है तो उस देश के व्यापार को, निवेश को और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा सड़क परिवहन। अब यहाँ बात चली है तो हम जान लेते हैं कि भारत का सड़क निर्माण में या जो सड़क जाल है उसमें कौन सा स्थान आता है। तो यहाँ पर वर्तमान फैक्ट के आधार पर यह पाया गया कि सबसे बड़ा, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा सड़क जाल या सड़क निर्माण या सड़क परिवहन क्षेत्र जो है वो यूएस का है, अमेरिका का है। यूएसए फर्स्ट पोजीशन पर आता है और सेकंड पर आता है हमारा इंडिया। अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सड़क परिवहन भारत के पास है। तीसरे स्थान पर यहाँ पर चाइना आता है और नेक्स्ट नाम आता है ब्राजील का। ये सब नोट कर लीजिए, करंट का है, बहुत प्रश्न आते हैं इस तरह से और ये प्रश्न जल्दी किसी किताब में नहीं मिलते तो आप लोग इनको स्किप कर देते हैं। तो अमेरिका, इंडिया, चाइना, ब्राजील एंड फिफ्थ पोजीशन पर आता है रशिया, ठीक है, रूस। तो भारत अच्छी पोजीशन में है, दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है भारत के पास और इसको और तेजी से बढ़ाने के लिए, अधूरी सड़क निर्माण योजनाओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2015 में भारत माला प्रोजेक्ट शुरू किया है। आने वाले एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत निर्माण प्रोजेक्ट क्या है, इसे कब और किस उद्देश्य के लिए के लिए आरंभ भारत सरकार ने किया था। इस भारत निर्माण परियोजना में एक काम और किया जा रहा है, सड़कों को बंदरगाहों से जोड़ा जा रहा है। सड़कों को बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट से कनेक्ट किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि कच्चे माल और उत्पादित माल की ढुलाई के लिए, इसके आयात निर्यात को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि हमारे हाईवेज, हमारे जो रोड हैं वो सीधे सी पोर्ट से कनेक्ट हों, जिससे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसके बारे में आपको बताएंगे, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि एफएमसीजी प्रोडक्ट जो हैं उनमें बिना किसी देरी के इन्हें हम दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकें और उनसे जरूरी जो कच्चा माल है उसे हम इंपोर्ट कर सकें। तो ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पर आज के लिए इतना ही। कल हम लेकर के आएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के पार्ट 3 को और इसमें हम आगे कंटिन्यू, मैंने आपको बताया चैप्टर वाइज इसलिए मैंने इसको रखा कि आपकी प्रैक्टिस में ये आपको जब आप चैप्टर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप इस पर कर लेंगे। आपको ये पता चल पाएगा कि किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस पर और टाइम देना है और व्याख्या के साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे। Thank you.